बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। हम आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ काफ़ी अरसा से कर दिया हुआ है और हम लोग भी अप्लाइड मैकेनिक्स PHY 212 को लेकर चल रहे हैं, जो कि मैकेनिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो आप सब लोग जानते हैं कि हमने आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने 3 चैप्टर्स को फिनिश किया था। हमने उन 3 चैप्टर्स को की थ्योरी को मुकम्मल तौर पर स्टडी किया, फिर उससे रिलेटेड हमने सैम्पल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने उसकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस की होगी और आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो इससे पहले आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा वो होगा इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब गैर हम नुक्ता क़ुव्वतों का तवाज़ुन। तो हमने चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ा था वो था इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब हम नुक्ता क़ुव्वतों का तवाज़ुन। तो हमने देखा था कि हम नुक्ता क़ुव्वतें कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फ़ोर्स होती क्या है, फ़ोर्स की क्या टाइप्स हैं। उसके बाद हमने फिर फर्दर उसको देखा कि फोर्सेस को हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं। फिर हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ देखी। फिर हमने देखा कि जो वेक्टर होती हैं उनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट और उसकी डायरेक्शन। फिर हमने उसको जमा करने के, वेक्टर्स को जमा करने के डिफरेंट तरीके हमने डिफरेंट तरीके सीखे। इसी तरह हम लोग इस चैप्टर में भी इसी नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस से रिलेटेड जो भी लॉज एंड थ्योरम्स होंगे हम लोग उन्हें स्टडी करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस यानी कि गैर हम नुक्ता क़ुव्वतें कौन सी होती हैं। तो इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि ऐसी क़ुव्वतें जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक नुक्ते से पास नहीं होती, एक नुक्ते से नहीं गुज़रती, वो कौन सी गैर हम नुक्ता क़ुव्वतें कहलाती हैं। या सादा लफ्ज़ों में, ऐसी क़ुव्वतें जो एक नुक्ते से नहीं गुज़रती गैर हम नुक्ता क़ुव्वतें कहलाती हैं। देखें, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं, F1, F2, F3। अब इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये देखें, ये इस एक पॉइंट में से पास कर रही है। तो ये हमारे पास कौन सी होंगी? कॉन्करेंट फोर्सेस, जिसे हम लोग हम नुक्ता क़ुव्वतें कहते हैं। हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, गैर हम नुक्ता क़ुव्वतें। तो गैर हम नुक्ता क़ुव्वतें कौन सी होंगी? जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन में से नहीं गुजरते। F1, F2, F3। अब देखें, ये 3 फोर्सेस अगर किसी एक बॉडी पर अमल कर रही होंगी तो क्या होगा कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक नुक्ता से नहीं गुजरेंगी। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक जिस्म है, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, F1, F2, F3। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमें क्या बताया जा रहा है कि ये एक बॉडी है जिस पर 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं और तीनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी एक पॉइंट से नहीं गुजरेगी। ये देखें, ये फोर्स यहाँ से गुजरी है, ये फोर्स यहाँ से गुजरी है, ये फोर्स यहाँ से गुजरी है। तो ये क्या होंगी? गैर हम नुक्ता क़ुव्वतें। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हम नुक्ता क़ुव्वतें और गैर हम नुक्ता क़ुव्वतें क्या होती हैं। फिर दूसरे चैप्टर का टाइटल था हम नुक्ता क़ुव्वतों का तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। चैप्टर नंबर 4 है इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, गैर हम नुक्ता क़ुव्वतों का तवाज़ुन।
तो हमें हम नुक्ता कुव्वतें और गैर हम नुक्ता कुव्वतों का तो पता चल गया। अब हम लोग स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम पे। ये जो दो टॉपिक हैं इन्हें हम लोग बाद में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम को उर्दू में क्या कहते हैं जी? तवाज़ुन। इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन होगी कि अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली मुतअद्दिद क़ुव्वतों का मजमुआ सिफर हो तो जिस्म हालते तवाज़ुन में होता है। इस दौरान जिस्म का मजमुई क़ुव्वतों का जो मजमुआ होता है वो भी सिफर होता है और उसका एक्सेलरेशन भी सिफर होता है। लेट्स सपोज ये बॉडी है, इस पर 1 2 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं, ठीक है। अब 3 फोर्सेस इस पर अमल कर रही हैं जी, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन 15 न्यूटन की। एक फोर्स इनके पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही है जी 15 न्यूटन की। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 15 माइनस 15 0। तो इन सब फोर्सेस का जो मजमुआ आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, वो क्या होगा? सिफर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बॉडी होगी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, बिल्कुल तवाज़ुन में होगी। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी जिस्म के हालत तवाज़ुन में आने की शराइत 2 तरह से होती हैं। एक, वो लीनियरी तौर पर लीनियर मोशन में तवाज़ुन में होता है। दूसरा, वो गर्दिशी तवाज़ुन में होता है, रोटेशनल। एक हमारे पास खती होगा लीनियर, दूसरा रोटेशनल। अब तवाज़ुन की जो पहली शर्त है, जो तवाज़ुन की पहली शर्त है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन, अब वो कहता है कि अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली, लेट्स सपोज किसी जिस्म पर 3 4 या 5 फोर्सेस अमल कर रही हैं, तो उन सब का मजमुआ अगर सिफर हो तो जिस्म हालत तवाज़ुन में होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिस पर 5 फोर्सेस अमल कर रही हैं। F4, 5 फोर्सेस अमल कर रही हैं। तो इन सब का मजमुआ अगर सिफर हो तो बॉडी हालत तवाज़ुन में होगी। इसे हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, सिग्मा F इक्वल टू 0। इस दौरान जो हमारी बॉडी होगी वो लीनियर इक्विलिब्रियम की हालत में होगी, मतलब खती तवाज़ुन में होगी। अब इस दौरान इस बॉडी के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, जो हमने पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, सिग्मा F ऑफ X, सिग्मा F ऑफ Y, ये दोनों भी 0 होंगे, ठीक है। अब किसी जिस्म के हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होगा कि उसके F ऑफ X जो भी है ना, F ऑफ 1 cos थीटा 1, F ऑफ 2 cos थीटा 2, इसी तरह सो F ऑफ 3 cos थीटा 3, आप कह लें जी सो F ऑफ n cos थीटा n इक्वल टू 0। तो होगा क्या कि उसका जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ जो अपने दूसरे कंपोनेंट के साथ जाविया बना रहा है, जिसे हम लोग थीटा बोलते हैं, तो होगा क्या कि जब किसी जिस्म पर लगने वाली मुतअद्दिद फोर्सेस का मजमुआ सिफर होता है
तो फिर क्या होता है जी, वो जिस्म इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। तो जब ये फोर्सेस सिफर होंगी तो ये सारे के सारा इनका जो मजमूई असर होगा वो भी सिफर होगा। तो हम लोग फिर इसको यूं लिख सकते हैं, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब बिल्कुल इसी तरह जो इक्विलिब्रियम की मतलब पहली ही स्टेट है, उसमें वो कहता है जी जिस्म अमूदी तौर पर वर्टिकली तवाज़न की हालत में उस वक्त होगा जब उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उन सब का मजमुआ भी सिफर हो। मतलब सिग्मा एफ ऑफ वाई भी इक्वल टू 0 हो। कैसे? कहता है जी किसी जिस्म पर फोर्सेस अमल कर रही हैं, F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2, इसी तरह सोन Fn साइन थीटा n इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग फिर यूं लिख सकते हैं, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां तक तो थी हमारी जी पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में कहता है कि किसी जिस्म पर अमल करने वाली जितनी भी कुव्वतें हैं उन सब का मजमुआ अगर सिफर हो तो जिस्म हमारा जो है वो क्या होता है, हमारा जिस्म लीनियर इक्विलिब्रियम होगा, मतलब खती तवाज़न में होगा। अब इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन, अब वो कहते हैं जी पहली कंडीशन पूरी होने तक ना जिस्म लीनियर इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन हो सकता है कि वो रोटेट कर रहा हो। तो जिस्म मुकम्मल तौर पर, वो बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगी। तो दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि किसी भी बॉडी को मुकम्मल तौर पर हालत तवाज़न में होने के लिए ज़रूरी है कि उस पर अमल करने वाले तमाम टार्कों का मजमुआ भी सिफर हो। कि लेट्स सपोज 5 फोर्सेस लग रही हैं हमारे पास और वो किसी एंगल पर किसी बॉडी को घुमा रही हैं, तो क्या होगा जी, उसमें टार्क जनरेट होगा। टार्क की क्या डेफिनेशन है? फोर्स के घुमाने की इस्तादात को टार्क बोलते हैं। बेसिकली टार्क होता क्या है? टार्क एक वेक्टर मिकदार है, R मल्टीप्लाई बाई एफ। ठीक हो गया। अब किसी बॉडी पर जी हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सोन Tn इक्वल टू 0। कहता है जी जिस्म मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम स्टेट में तब होगा जब उस पर अमल करने वाले तमाम टार्कों का मजमुआ भी सिफर होगा। ये क्या हो जाएगा? R1 इंटू F1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई F2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई F3 सोन Rn मल्टीप्लाई बाई Fn इक्वल टू 0। ये किस सूरत में होगा? जब हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं इनकी वैल्यू सिफर होगी, कुव्वतों का जब मजमुआ सिफर होगा। तो इसको हम लोग फिर यूं लिख सकते हैं, सिग्मा टार्क इक्वल टू 0। तो ये तो थी स्टूडेंट्स कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि कोई जिस्म हालत तवाज़न में कब होगा। तो ये तो थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। हमारे चैप्टर का टाइटल ही क्या था? गैर हम नुक्ता कुव्वतों का तवाज़ुन। तो इसको आगे चलने से पहले हमें पता होना चाहिए था कि गैर हम नुक्ता कुव्वतें कौन सी होती हैं, उनका तवाज़ुन क्या होता है। तो हमने स्टडी किया यहाँ तक कि नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी हैं।
कितनी कंडीशंस हैं? फिर हमने देखा कि 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन में जो होती है बॉडी वो लीनियरी इक्विलिब्रियम होती है, दूसरी में रोटेशनली इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। अब इसी तरह हम लोग स्टडी करेंगे जी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है कि अगर किसी जिस्म पर मुतअद्दिद फोर्सेस अमल कर रही हों तो हमारे पास कोई अननोन फोर्स हो तो उसको फाइंड करने के लिए हम तवाज़ुन की पहली शर्त इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तवाज़ुन की पहली शर्त हमने पढ़ी F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 इक्वल्स टू 0। इसी तरह F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3 इक्वल्स टू 0। तो हमने स्टडी किया था कि किसी भी जिस्म को कंप्लीटली तौर पर लीनियरी इक्विलिब्रियम की हालत में आने के लिए उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उफ़की कंपोनेंट और अमूदी कंपोनेंट, उनका भी मजमुआ जो है वो सिफर होना ज़रूरी होता है। तो पहली शर्त है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस दी होती हैं और उनके एंगल्स भी दिए गए होते हैं। इन फोर्सेस और इन एंगल्स को इस्तेमाल करके जो डायग्राम बनाई जाती है अननोन फोर्स को सॉल्व करने के लिए, उन्हें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। अब हमारे पास आता है विर्गनान थ्योरम। विर्गनान का कानून क्या है कि विर्गनान एक साइंटिस्ट है जो कि कहता है कि अगर किसी जिस्म पर मुतअद्दिद फोर्सेस अमल कर रही हैं तो हम उनका मजमुआ फाइंड कर लेते हैं, रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वो कहता है कि उस रिजल्टेंट का जो असर होगा वो इन तमाम फोर्सेस के मजमुई असर के बराबर होगा। कैसे? कि जो रिजल्टेंट F होगा वो इन तमाम फोर्सेस के मजमुए के बराबर होगा। इसको विर्गनान थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ तक तो था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। तो आप लोगों ने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट किए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है या किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए हमें आगाह कर सकते हैं ताकि हम आपकी वो कन्फ्यूजन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को फर्दर आगे लेके चलेंगे, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और हम लोग इसके जो टॉपिक्स रह गए हैं उन्हें यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।